बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज के दिन का भी बहुत ही खूबसूरत आगाज़ कर चुके होंगे। हमारे प्रोग्राम न्यूज़ कैफ़े का आगाज़ होता है फ़ुरक़ान बॉबी से। तो बॉबी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे और जो देखने वाले सुनने वाले सब लोग वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह। अच्छा, आज बुध का दिन और हमने बुध के दिन हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, सेहतमंद ज़िंदगी और बीमारियों से निजात के मौजू के हवाले से। और इस मौजू में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होते हैं, मैं आज उनका तारुफ़ करवाता हूँ फिर से। हाजी दीन मोहम्मद साहब रूहानी स्कॉलर हैं, हर्बलिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ज़्यादा करम है अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके साथ एक ख़ातून आपकी मरीज़ा, शायद वो भी मौजूद हैं। इनका तारुफ़ भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे मेहमानों को करवा दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पास ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाई थी, तो इनको गैंग्रीन थी। अच्छा, गैंग्रीन बेसिकली है क्या? इसके बारे में पहले बात करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये तस्वीर देखें पाँव की, अगर नज़र आ रही हो तो। फिर उसके बाद इसकी ये कंडीशन थी। इसके बाद सेकंड में दिखाता हूँ, ये थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 उंगलियाँ निकल गई, ये आ गई और इलाज के बाद। उसके बाद फिर ये कंडीशन हो गई, ये सामने आके अंगूठा निकल गया। अंगूठा निकलने के बाद एंड हमारा जाके पहुंचता है कि इनका पाँव बिल्कुल ये ठीक हो गया। जब इसका ये स्टार्ट हुआ था तो डॉक्टर का कहना ये था कि ये तस्वीर गौर से करीब से अगर दिखा सकें तो घुटने से टांग काटने का सिलसिला था, घुटने से टांग काटेगी। अब मज़ीद तफसीलात जो है ना, हमारे साथ हमारी बुजुर्ग बैठी हैं, वो बताएंगी कि क्या हकीकत थी, क्या तकलीफ़ उठाई, क्या अज़ियत उठाई। बाद में मैं इसके बारे में बताऊँगा। जी जमीला खातून साहिबा। सर जो भाई साहब ने बताया यही था, मेरी टांग बहुत सूख गई थी, इतनी सी हो गई थी ये। अच्छा। तो डॉक्टर ने मेरा अब जाकर गई थी, बड़ा पैसा बर्बाद किया, सच्ची जो बात है ये। मतलब टेस्ट करवाते रहे, मुझे कोई दवाई नहीं दी, बस कहते आखिर में कहते हैं ये टांग आपकी कटेगी। मैंने बच्चियों से कभी बाहर चलो, मैंने नहीं कटवानी। मेरी छोटी बेटी बस हाई साहब का नंबर था। अच्छा। हाँ, उतारा हो गई बेचारी बच्ची ने। फिर हाई साहब को फ़ोन किया, हाजी साहब ने कहा लेकर आ जाओ। फिर मेरी अम्मी ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो हाजी साहब ने कहा मैं खुद नीचे आऊँगी। फिर हाजी साहब के पास हाजी साहब आए, उन्होंने दवाइयाँ दी, पानी नहीं डाला। फिर हाजी साहब ने कहा कि कम से कम तुम्हें 6 महीने लगेंगे चलने में। अल्लाह का शुक्र 3 महीने में ऊपर इनके पास गई चढ़। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होता क्यों है, ये बीमारी होती क्यों है? देखिए, कभी किसी को हो सकती है, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट के लिए तो एक बहुत बड़ी अज़ियत है, क्योंकि जहाँ चोट लगती है वो ज़ख़म बंद नहीं होता। वो काटते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है, वो काटते हैं, फिर आगे बढ़ता रहता है, फिर काटते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कुरान जिंदाबाद। कुरान अल्लाह ने बहुत प्यारी चीज़ हमें था, कोई शक नहीं कि अजीम तरीन तोहफ़ा मेरे रब ने मुसलमान को दिया है। एक नबी, कुरान, हमारा मज़हब बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये मेरे पास तशरीफ़ रहे तो उनकी ये हालत थी, तो जब इनका इलाज शुरू हुआ तो बड़े मज़े की बात बीच में बता दूँ। इनकी साहबजादी का फ़ोन आया, मैं 2 हफ्ते बाद, कहने अजीज साहब आपने क्या दवाई दी, मेरी माँ की टांग में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी माँ की टांग में दर्द हो रहा है, आप शुक्र अदा करते हैं। मैंने कहा पहले दर्द था? बोला नहीं। तो पहले आप सुइयाँ मारते थे, सुई चुभाते तकलीफ़ होती थी? बोला नहीं। मैंने कहा आप सुई चुभोगे देखो, देखा, बोला हाँ ये तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा अब ज़िंदगी आ गई। पहले ज़िंदगी नहीं थी। इतनी सी बस मेरा पैर था और यहाँ तक काला था, पूरा काला हो गया था। अब आप देखें मेरा पैर, ये पाँव दिखा दें कि इनका पाँव दिखा दें, बिल्कुल साफ हो गया। ये पाँव आगे के जो ऐसा निकल गया वो भी दिखा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुई। और खुशी की बात है कि इसको देखने के बाद वो डॉक्टर्स जहाँ जहाँ मैंने दिखाया होगा, कुछ डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने भी कुछ मरीजों को भेजा, उनका भी इलाज हुआ। और आखिर उन्होंने कहा, खुश हुए, बोला अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए खुशी की बात है कि एक नाकाबिले इलाज चीज़ ठीक हो गई है, इलाज हो गई। क्या बात है, माशाल्लाह। परहेज भी होता है ना बेटा, परहेज सबसे बड़ा परहेज होता है। जी जी जी। बड़ा नीम का पानी पिया। हम आपसे जानेंगे कि आपको क्या क्या दवाइयाँ दी गई, उस बारे में क्या क्या आपने परहेज़ किया। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है दोस्तों, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और फ़ुरक़ान बॉबी से दरख्वास्त करेंगे कि अपनी आवाज़ का जादू भी जलाएँ। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हाजी दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ एक उनकी मरीज़ा जो सेहतयाब हुई हैं, जमीला खातून साहिबा, एक लाइलाज मर्ज़ से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फ़ुरक़ान बॉबी हमारे साथ मौजूद है। मैं बॉबी से दरख्वास्त करूँगा, बॉबी कोई हमें ख़ूबसूरत सा कलाम सुनाया जाए। ज़रूर। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओं गुल खिले सीनाए संग से। हर सहर फूटती है सब्ज़ाओं गुल खिले सीनाए संग से है खुदा। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। अच्छा जमीला साहिबा, आप फरमा रही थी कि आपको इलाज के दौरान किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा और क्या क्या आपने परहेज़ और दवाइयाँ इस्तेमाल की? हाजी साहब ने मुझे पाउडर दिया था, अच्छा, जड़ी बूटी जो शांता दिया था, नीम का पानी पीने को बोला था। अच्छा, परहेज में लौकी, टिंडे, तोरई, करेले, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। काली चाय सुलेमानी, ठीक है, बिल्कुल। और आज तक मैं अपना परहेज करती हूँ। अच्छा, खा आज लेती हूँ, लेकिन मछली मैंने खाई थी एक दफ़ा, ठीक, अच्छा, बड़ा दिल चाहा तो हाजी साहब को मैंने बोला, हाजी साहब मैंने मछली खानी है। हाजी साहब ने कहा 3 दिन पहले आपने क्या खाया था? अच्छा, आपने 3 दिन पहले मछली खा के आज मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, वो सही। तो आप जब आप ये मर्ज़ में मुब्तला हुई तो आप कुछ डॉक्टर हजरात के पास भी गई होंगी? जी, लियाकत गई थी। अच्छा, हाँ, तो क्या हर्बल वालों के पास गई थी। किनसे? हर्बल वाले। अच्छा, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उन्होंने मेरा पैर ख़राब किया था। अच्छा, दवाई दी, मैं तो बच्चों को घर अपना सारा भूल गई थी। अच्छा, मुझे याद नहीं था मेरे बच्चे किधर है, मेरा घर किधर है। सही है। बस फिर लियाकत गई, जरा डॉक्टर थोड़ी मेरी वो भी हो गई थी, वो पैर काटने को बोला। मैंने कहा नहीं, आज जाएँ मरीज डॉक्टर के पास जाएँ, मैं एक दफ़ा हाजी साहब से ज़रूर रब्ता रखें बस। अच्छा, ऊपर अल्लाह और हाजी साहब कहते हैं बहुत शफा, बहुत। भाई मैं अपना आपको देखती हूँ, मैं किसी को नहीं देखती। जो मैं आज 3 साल हो गए, मैं 2 साल से घर में अपना काम भी करती हूँ, खाना ही पकाती हूँ, सब काम मैं करती हूँ। मैं उठ नहीं सकती थी, मेरे बच्चे मुझे गोद में लाते थे, गोद में ऊपर ले जाते थे। फिर लियाकत वालों में दोबारा मैं गई, बड़ा पैसा बर्बाद किया उन्होंने। मेरा आखिरी टेस्ट उन्होंने 14 लाख का दिया, 14,000 का, ये करा ले। तो यहाँ से नसें सूख गई थी मेरी, फिर आप ये कटवा लें। मैंने कहा नहीं। अभी गई थी मैं ऐसे उनके पास, मैंने बोला देखो साहब अब मेरा पैर, कह नहीं ये तो कट जाएगा, दुआ ये कटेगा आपका पैर। मैंने कहा मैं पैर आपके पास चल कर आई हूँ, कैसे कटेगा? तो ये आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, मैं नहीं कह रही, लेकिन एक दफ़ा हाजी साहब से रब्ता ज़रूर रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सब और कौन कौन से अमराज हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे आज? हमारे पास अक्सरियत वो लोग आते हैं जो डॉक्टरों से, हकीमों से फ़ारग हो के आते हैं। ठीक है, अक्सरियत होती है, ठीक है, मेडिकल में कोई ठीक नहीं होता। ये सब अल्लाह की करम नवाज़ी और अल्लाह और उसके रसूल के बाद ज़रिए मेरा कुरान है। मैं कहता हूँ कुरान जिंदाबाद। सही सही। जड़ी बूटियाँ देता हूँ, कुरान पढ़ के आते पढ़ने देता हूँ, मैं खुद भी पढ़ के देता हूँ, उनको भी पढ़ने देता हूँ। लेकिन जो गैर मुस्लिम हमारे पास आते हैं, हमारे भाई बहन गैर मुस्लिम जो है, उनको हम कुरान पढ़ के देते हैं।
वो भी आके यही इलाज कर रहे हैं, सेम इलाज है, कोई फ़र्क भी नहीं है, कोई ज़ात पात मज़हब मसलक नहीं है, इंसानियत है। ऑफ कोर्स। तो हमारे पास अभी अच्छी खासी तादाद आर्टिस्टिक है, ऑटिज़म है, सीपी चाइल्ड है, हेमोफीलिया की बीमारी, खून की जो बीमारी है उनका है, हार्ट पेशेंट हैं जिनके दिल जो है ना काफ़ी डैमेज हो चुके हैं या किसी की 2-3 नसें उसकी बंद हो चुकी हैं, उनके लिए मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो रहे हैं और बहुत अच्छा ठीक हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बता, जैसे दिल के अमराज हैं या कुछ और इस तरह के अमराज जिसमें वक्त बड़ा अहम होता है कि ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और इलाज का वो जो एक दौरानिया है वो ठीक से इलाज भी ना हो सके, तो वो नुकसानदेह भी साबित हो जाता है कभी कभी। आपका कहना दुरुस्त है। देखें, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ तो जिस तरह महीनों सालों का सिलसिला चलता है, जी जी। हम भी टेस्ट रिपोर्टें लेने का हमारा कोई मकसद होता है। कोई मरीज़ मेरे पास आता है, उसकी रिपोर्ट की कापी लेते हैं, वो 2 महीने बाद दोबारा टेस्ट उसने कराना ही कराना है, 3 महीने बाद कराना ही कराना है, दोनों का फ़र्क देखने में क्या फ़र्क है, ठीक है। और अभी हमारे पास जो जितने भी अभी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, एक तो आपके सामने एक बच्चा यहाँ आया था, आपको याद होगा जी हाँ, लास्ट वीक आया था बच्चा, ठीक है। उसका कितना बड़ा मसला था जो पूरी दुनिया में नाकाबिल इलाज था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मेडिकल रिपोर्ट भी साथ उससे मौजूद हैं। छोटी सी एक मिसाल आपको मैं पेश करना चाहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसका दिल 25% काम कर रहा है, 75% डैमेज हो चुका है। ठीक है। डॉक्टर ने उसको कहा कि अगर ये 1% नीचे गया तो हमको बैटरी लगानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो ख़राब हो चुका वो तो हम नहीं ठीक कर सकते, लेकिन ये कोशिश ज़रूर है कि जो बच्चा हुआ है उसको महफूज कर लें। अच्छा, ये उनके अल्फाज हैं। इलाज शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद टेस्ट हुआ तो वो 40% को क्रॉस कर चुका था, बेहतर हो गया था। माशाल्लाह। और खुशी इस बात की है जो हमारे डॉक्टरों ने कहा कि ये हमारे मेडिकल में एक मौजज़ा है, लेकिन जहाँ से इलाज कराते हो इलाज वहीं से कराओ, लेकिन यहाँ आके चेक ज़रूर कराओ। मैं खुद भी कहता हूँ जाओ डॉक्टर के पास, अपना चेकअप कराओ, अपने टेस्ट कराओ, ताकि पहले बाद में आपको हकीकत का इल्म होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास ऑटिज़म है, आर्टिस्टिक है, सीपी चाइल्ड, उनका भी यही करते हैं। एक बच्चा है, बच्ची है, उम्र उसकी 16 साल है, दिमाग उसका 6 महीने के बच्चे का छोटा सा दिमाग है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। वही होता है कि कुछ वक्त इलाज होता है, ये इलाज लंबे होते हैं, दोबारा दिमाग बनने में, अपनी साइज़ में आने में टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है हर कदम पे और हर मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, हमने कोशिश की, हमारा कोई दावा कहीं भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक्त के बाद जाके वो दिमाग बड़े होते होते आम बच्चों के बराबर हो जाता है। माशाल्लाह। तो ये अच्छी बात, ये मुझे खुशी है कि हमारे जो डॉक्टर भाई बहन हैं वो अब साथ देने लगे हैं। सही सही सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं शाइस्ता अस्सलाम। बात कर रही हूँ कराची से। शाइस्ता साहिबा कराची से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैंने, डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब से, कि मुझे अपनी मदर के बारे में, कि जैसे ये खातून बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने पैरों के बारे में बताया है। तो मेरी अम्मी को तो शुगर वगैरह नहीं है, लेकिन बिल्कुल उन्होंने चलना फिरना छोड़ दिया है, पैरों में इतना दर्द है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं और वो इस चीज़ से डर गई हैं। मतलब जितना चल सकती थी वो इस डर से नहीं डर रही कि कहीं गिरा के कोई खतरनाक कोई हद ना हो जाए। तो मैं उनको दिखाना चाह रही थी डॉक्टर साहब से और पूछना चाह रही थी कि उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, हाजी दीन मोहम्मद साहब से वो आपको डायरेक्टली बताते हैं इस बार। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, शिफा रब ने कोशिश हमने करनी है। कोई नहीं जानता किसको शिफा मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, और कितनी मिलनी है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। बेशक। ठीक है, लेकिन अपना यकीन कर लें कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को शिफा दे, वो ठीक हो जाएंगी। आप लोग मेहनत करोगे, वो भागेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। लेकिन एक बात में भाई बड़ी आजाना तौर पे मैं कहूँगा कि एक माशरे में एक आज़ाब नाज़िल है कोर्टिज़ोन का। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो उसको कोर्टिज़ोन खिला खिला के बर्बाद किया होता है। ये क्या कोई जहर है, दवा है कोई? दवा नहीं, जहर है, स्टेरॉइड। ओके। तो उसके बाद दूसरी दवा को असर करना बहुत मुश्किल होता है, यानी मेडिकल में उसके ऊपर कोई दवा नहीं है, बस वो एंड है। ठीक है, ठीक है, उनका भी इलाज होता है, वो भी ठीक होते हैं, लेकिन कुछ वक्त लग जाता है। अगर इसकी वालदा ने अगर ये चीज़ नहीं खाई हुई तो ये यकीन कर लें कि बहुत जल्दी इसकी वालदा रिकवर होंगी, चलेंगी, फिरेंगी, भागेंगी, दौड़ेंगी, अपने घर का काम भी करेंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह। बड़ा प्यारा है नाम, ओ सुभान अल्लाह, उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं। बेशक बेशक इंशाल्लाह। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है दोस्तों, तो एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हाजी दीन मोहम्मद साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अब तक न्यूज़ कैफ़े।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद, जो कि एक तबीब भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और आप लोग हमें फेसबुक पे मैसेज करके भी अपने सवालात शामिल कर सकते हैं, जिसका पता है www.facebook.com/newscafe। इस पेज को लाइक कीजिए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, हम आपका मैसेज जो है वो शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ न्यूज़ कैफ़े के तवसुत से ही आप इसी पेज के ज़रिए आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स भी जीत सकते हैं। और रही बात कॉल करने के लिए तो उसके लिए हमारा नंबर है 021351234551। इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप हाजी दीन मोहम्मद साहब से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मैं क्वेटा से बोल रही हूँ, नबीला। नबीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी नबीला जी? मैंने हाजी साहब से बात करनी है। जी, बात कीजिए हाजी साहब से। आगे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है और मेरी जो घुटनों की है वो लेस खत्म हो गई है। अब मुझे ज्यादा मसला क्या है कि मेरे पाँव हर वक्त सूजे रहते हैं। इतनी सोच है कि मेरी टांगों की जो नीचे वाली हिस्सा है ना, बहुत तकलीफ देते हैं। मैंने इलाज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ अपने पाँव की सोच। आप कुरान पर पढ़ी हुई हैं माशाल्लाह? जी हाँ, कुरान पढ़ी। आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के दुआ भी मांगे और पानी फूक के पीते रहें। अब अल्लाह शरीफ 11 मरतबा क्या पढ़ूं? अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा 41 मरतबा रोजाना पढ़ें हर तो नमाज में। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी दफा? 41 मरतबा। 41 दफा। अब वो लाकर दुरूद शरीफ अब 11 पढ़ के दुआ मांगे और पानी फूक के पिए। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ अगर आपको नीम का दरख्त मैसर है, नीम का जी, उसके पत्ते, शाखें, छाल जो मिलता है रोज़ाना पका के उससे आप एक टाइम पीना शुरू करें। उबाल के आप आलू, चावल, नींबू, इमली, चार कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तो फार कर दें। आप 1 से 2 हफ्ते में आपको अंदाज़ा होगा आपकी तबीयत कितनी बेहतर हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये अपना यकीन माने कि आपने ठीक होना, वो ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला अगर होता है तो मेरे नंबर टीवी भी चल रहे हैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा या आके दिखाना चाहें तो आके दिखा दें। मैं बादराबाद में बैठता हूँ, वहाँ आके दिखा दें आप मुझे। मैं एड्रेस बता देता हूँ आपको। बादराबाद 4 मीनार चौरंगी पहुँचे, कोने में ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर आएंगे, आगे बोर्ड लगा है हाजी दीन मोहम्मद का। दोपहर 2 से 8 टाइम रोज़ाना का है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नबीला साहिबा, आपने कोयटा से कॉल की। अच्छा, वो जो हमारे दोस्त साहब जो शहर से, कराची से बाहर से जिनका ताल्लुक़ है, और उनके लिए क्या आपने कोई सहूलत रखी हुई है? नहीं, पहले तो नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे से हालात देखें, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हाथ नहीं, यानी हर तरफ से मायूस होने के बाद। जैसे हमारे पास एक मिसाल, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे लाखों हैं। उनके लिए ये कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हमें फ़ोटोस्टेट भेज दें और भेजने के बाद वो हमसे रब्ता करें। जो भी अपनी फ़ोटोस्टेट भेजेगा, पीछे अपना नाम, फ़ोन नंबर अपने हाथ से लेके पूरी हिस्ट्री भेजेगा। मेडिकल रिपोर्ट अपनी जगह पे, ठीक है। वो आज की इस कंडीशन में हमें नहीं पता। रिपोर्ट 6 महीने पहले, साल पहले की, 2 साल पहले की होगी, लेकिन ये फ़ौरन अपनी कैफियत लिखे भेज देगा, फिर उसके बाद उसे दवाई दी जा सकती है। ये उनके लिए हम ये सहूलत कर सकते हैं जो इससे पहले हमने नहीं की, लेकिन अब कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही। ये वो चीज़ें हैं जो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोज़ाना की इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे जंगलात से निकाल के लाई जाती हैं, उनको तैयार किया जाता है, तो उससे बेतहाशा फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो कुरान पढ़ेगा, हर लिहाज से पढ़ेगा। जो नमाज़ पढ़ता है वो कुरान ज़रूर पढ़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये शुगर की और ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, हमारे दो कॉल्स आई हैं। अब दोनों के पाँव का ही मसला हमने सुना है, तो कि सबसे पहले पाँव जो है वो मुतासर क्यों होते हैं, क्यों चलने से कासिर हो जाता है इंसान? आपने दिमक कभी सुना है? दिमक, जी। शुगर एक दिमक है जो पूरे वजूद चढ़ जाती है, ठीक है। जो इलाज हम लोग जड़ी बूटियों के जरिए करते हैं, कुरान पाक के जरिए करते हैं, उसमें वो तमाम नुकसानात कवर हो चुके होते हैं, जो हो चुके होते हैं, जो कहीं दूसरे के मेडिकल में ऐसा इलाज देखा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ सामने आ जाती है कि वो शख्स जो बिल्कुल खोखला हो चुका होता है, वो दोबारा एक मजबूत जान का मालिक बन जाता है। वो काम भी करता है, भागदौड़ भी करता है, घर बार भी चलाता है, दुनिया के सारे काम करता है। ये सब कुछ काबिल इलाज है।
पाँव जलने की बात है, जिन लोगों को अगर दूध पीने से मुश्किल नहीं है, 2 गिलास पानी 1 गिलास दूध में ला के उसको पका लें। ठीक है। पकाने के बाद ठंडा कर लें। ठंडा करके ये 3 गिलास जो है ना वो 5-7 मिनट के अंदर पी लें और फिर बैठना मना है, सोना मना है। अच्छा। कम से कम 1 घंटा चलते फिरते रहें। ये रोज़ की रूटीन बना लें। 1 हफ्ता 2 हफ्ते या महीने लगेगा, पाँव की जलन की एंड हो जाएगी। ये दूध में वैसे भी तो जब दूध आता है तो 2-3 गिलास तो पानी उसमें शामिल ही होता है। लेकिन इसको और कम करना पड़ता है। अच्छा, शुगर और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम। शुगर और ब्लड प्रेशर ये ऐसे अमराज हैं जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग इन जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, हमारी आवाम जो है इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं हर आए नए आने वाले दिन के साथ। मुझे ये गाइड कीजिए कि दरअसल बुनियादी वजूहात है क्या, क्यों हम शुगर में मुब्तला हो रहे हैं, क्यों ब्लड प्रेशर हमें हमला कर रहा है? तमाम बुराई की इब्तदा और इंतहा गलत ग़िज़ाएँ हैं, नाकस ग़िज़ाएँ हैं। जो हम खाते हैं, चाहे वो महंगा तरीन तेल और घी है, वो भी बर्बादी करता है, जो आम है वो भी बर्बादी करता है। तो खाना तो है, फिर हमने नहीं क्या खाना, करें? लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में वो सादगी लाएं कि जिसको बोलते हैं कि वाकई हम सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। तो जब इस तरफ आएंगे तो आधी बीमारी तो आपकी वहीं गेट से बाहर हो जाती है। अच्छा, सादगी का मतलब जो है खाने में, सादगी का मतलब हर कोई अपना अलग अंदाज में लेता है। तो आप तो गाइड कर दीजिए क्या क्या खुराक होनी चाहिए, ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल होनी आप चाहिए, लोग कौन सी ग़िज़ा निकालनी चाहिए? में सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला की 4 सब्जियाँ ऐसी हैं कि इससे आपकी बेहतरीन ज़िंदगी मिलती है। अच्छा, अदरक, टिंडा, लहसुन, प्याज, लौकी, तुरई और करेला। करेला, ठीक है। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना सब डालें। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर इस्तेमाल न करें। पकने में दही इस्तेमाल करें। अच्छा, टमाटर भी इस्तेमाल ना करें? नहीं, हमारे इलाज में टमाटर माना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। पकने में दही इस्तेमाल करें। और आप तेल और घी बराए नाम ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। ये तमाम सुनने वालों को कहता हूँ कि ए मेरी कौम, तुम कम से कम 2 महीने करके देखो, आपके घर में जितनी बीमारी है ना, आप यकीन माने इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आधी गेट से बाहर हो जाएंगी। बाकी चीज़ों को एक तरफ कर दो, मैं नहीं कहता हूँ ना खाओ। बकरे गोश्त खा लो, सही है, बकरे गोश्त शफा है। ठीक है। बकरा बकरी कोई भी हो, मैं दुम्बे का भी नहीं कह रहा हूँ, मैं गाय भैंस का भी नहीं कह रहा हूँ, मना है। जिन अच्छा, लोगों दुम्बा को भी मना है? हाँ? दुम्बे का गोश्त दुम्बा गाय भैंस हमारे इलाके में नहीं आती, मना किया हुआ है। और चिकन के बारे में क्या ख्याल? चिकन मना है। अच्छा, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चिकन बाद में, चिकन में कोई खूबी नहीं है, खराबी है, सब खाते हैं। टेस्ट ही टेस्ट है बस वो। नहीं नहीं, उसमें क्या चीज़ है, कोटी, वो भी तो कोटी की पली हुई है। जब आप घर में मुर्गी पालते हैं तो जाके 1.5 साल बाद अंडा देती है। और ये 6 हफ्ते में जो अंडे देने लगती है और 5 बंदी हफ्ते नहीं में ये करती। जवान हो जाती है ना मुर्गी ठीक है ना? बड़ी। अच्छा, एक जल्दी से कॉलर है, इन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इस ग़िज़ा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे मैं साथ? इफ्तिखार बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। इफ्तिखार साहब, इस्लामाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं, क्या कहेंगे मुझे मेरे गैस दोस्त? का मसला है। जी, किस चीज़ का मसला है आपको? गैस का आवाज़ जो है ना, अभी भी बैठा हूँ, कमर में तकलीफ है और अपना गैस है। वजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं तो उस वक्त बनती है गैस। तो वैसे टूटने लगा, वजू टूटने लगा, बार बार यही प्रॉब्लम बनी हुई है। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें वो नुस्खा बताता हूँ, ये सब के लिए, आपके लिए नहीं, फैज़ आम है। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, आप सुनिए। तमाम वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की होता है, गैस बनती है, और जो भी कंडीशन होती है, बार बार वजू टूटता है, उनके लिए बेहतरीन इलाज है। पहले तो आप लौकी का सूप ज़्यादा पिए, लौकी का सूप जितना ज़्यादा पी सकते हैं, ये तो एक हो गया। लेकिन बड़ी हाड़ ले लें, पीसी बाज़ार में मिलती है, सुबह निहार मुँह चाय का आधा चमचा बड़ी हाड़ मुँह में डालें, पानी पी लें, इसकी आपकी गैस भी ख़त्म। बड़ी हाड़? बड़ी हाड़ 2 होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। बड़ी हाड़ भी कहते हैं और पीली हाड़ भी कहते हैं। ठीक है, ये पंसार से मिल जाती है? हर जगह मिलती है, ये पाकिस्तानी चीज़ें इतनी बड़ी महंगी भी नहीं है। हाँ, सही है। आप इससे आपको गैस की तकलीफ भी ख़त्म होती है, इससे आपको शुगर भी कंट्रोल होती है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। अच्छा। इसके अलावा मैदा भी ठीक होता है। मैदे में बड़े बड़े सुराख होते हैं, तो जिनको मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ है वो पाउडर इस्तेमाल ना करें, वो साबुत हाड़ लेके पानी में डाल लें, 10-15 दाने डालें और सुबह उठ के निहार मुँह वो पानी पूरा पी लें, ताज़ा पानी डाल के फिर रख लें। 10 दिन के बाद वो हाड़ फेंक के नहीं डाल दें। ये वो नुस्खा है जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना 10-15 हज़ार की दवाई लेनी पड़ेगी। आपका ये निज़ाम खुद बहुत बहाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन परहेज़ सबसे पहले।
रोटी डबल रोटी, टिंडा लौकी तोरी करेला। सही सही से ये मेरे प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं कि एक दफ़ा ये जो इलाज आपने बताया ये फिर से बता दें। टिंडा लौकी तोरी करेला 4 सब्जियां इस्तेमाल करें। 4 सब्जियां इस्तेमाल करें। अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च धनिया पुदीना सब डालें, लाल मिर्च काली मिर्च टमाटर का इस्तेमाल ना करें, पकने में दही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हो गया। ये अभी जो भाई साहब का मसला था इसके बारे में कह रहा हूँ जी, ये मैं इसको बता रहा हूँ। बड़ी हड़, ठीक है, बड़ी हड़ पिसी हुई मिलती है और साबुत भी मिलती है। ठीक है, अगर साबुत हो तो आप बड़ी हड़ ले लो, चाय का पाव चमचा चौथे सा, ठीक है, सुबह निहार मुंह में डाल के 1 गिलास पानी पी लें, उसके आधे पौने घंटे बाद नाश्ता कर लें। इस तुम्हें एक आध मोशन आ सकता है, बुरा नहीं है, इसमें सारा निज़ाम बहाल हो जाता है। ठीक है, आपकी जितनी भी गैसेस वगैरह हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, कब्ज़ है, वो उसमें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हाँ, जिनको मोशन होते हैं वो 2 चुटकी ज़्यादा ना लें। ठीक है, जिन लोगों को मोशन होते हैं वो सिर्फ 2 चुटकी सही वो ले लें। सही। हाजी मोहम्मदीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की आपसे और हमारे दोस्तों ने बहुत कुछ जाना आपसे। थैंक यू सो मच। आपसे फिर इंशाल्लाह अगले बुध को मुलाकात होगी। दोस्तों, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक दूसरे मेहमान मौजूद होंगे। हम दूसरे मौजू पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अभी जैसा कि मैंने वक्फे से पहले जिक्र किया था कि हम वक्फे के बाद एक और मौजू पर बात करेंगे। ये जो मौजू है ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इस हवाले से ज़्यादा बातचीत करें और कुछ ना कुछ सीखें, माशरे में कोई बेहतरी का सबब बने और जो भी कुछ एक तब्दीली, एक अपने तौर पे भी एक तब्दीली अगर ला सकें उसे लेके आएँ। एक अच्छी सोच की, एक नई सोच की बात करें हम, जिससे हम तो उससे फ़ायदा उठाएं ही, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी बेहतरी की तरफ आएँ। मैं बात कर रहा हूँ घरेलू तशद्दुद के हवाले से कि घरेलू तशद्दुद जो है वो एक बड़ी एक अजीब सी एक चीज़ बन चुका है और वो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। हमें इसको निकालना है। ये कभी भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं था। हम मुसलमान एक अमन वाले और ह्यूमैनिटी वाले, इंसानियत वाले लोग हैं और इस हवाले से खैर बात करते हैं कि हमें ऐसी सूरत हाल पैदा जब होती है तो वो उनकी बुनियादी वजूहात क्या क्या होती हैं। तो हमारे साथ जो आज मेहमान हजरात मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद है लियाकत अली खान एडवोकेट साहब, आपको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। इनके साथ साथ एक दूसरी मेहमान मौजूद है जिनसे इस मौजू के हवाले से बातचीत का सिलसिला रहेगा। शो बिज़नेस से वाबस्ता रही हैं सोनिया मलिक साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लियाकत साहब, जो घरेलू तशद्दुद है इसकी बुनियादी वजह है क्या? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सामने आता है? देखिए, जब अक्सर हम देखते हैं कि घरों के अंदर जब एक रिश्ते होते हैं, रिश्ते होने के बाद शुरू में तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, शादियां हो जाती हैं। जब छोटे छोटे इख्तलाफात पैदा होते हैं तो उसको ऊपर हम गौर नहीं करते। जो ना, अगर मियाँ बीवी के अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है छोटी सी बातों के ऊपर, वो छोटे छोटे मामला क्या होते हैं, मतलब कि अगर शोहर ने बीवी को मना कर दिया कि आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है या किसी से बात नहीं करनी है, तो इस छोटी छोटी चीज़ें जो है इख्तलाफात का बहस बनती हैं। अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो फिर वहाँ से एक सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे को फिर जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बीवी कहती नहीं जी मेरी चलेगी घर में, शोहर कहता है मेरी चलेगी, तो वहाँ से फिर इख्तलाफात बढ़ते हैं। फिर साफ ज़ाहिर औरत कमज़ोर होती है, मर्द जो है ना ताकतवर होता है, फिर वो हाथ उठाता है बीवी के ऊपर, जो है यहाँ से फिर झगड़ा शुरू होता है। फिर ये झगड़े इतने बढ़ते हैं कि बीवी नाराज़ होकर चली गई ससुराल के पास, वहाँ से फिर उसकी फैमिली सपोर्ट साथ खड़ी हो जाती है, तो मामला एक गंभीर हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो अदालतों के अंदर मामला फिर जो आ जाते हैं। शोहर बीवी ने आके या तो मेंटेनेंस का केस करना है या खुला का केस करना है, वहाँ उसको यही एलिगेशन हमारे पास आके लगा रही होती है कि मारपीट करता है, शक करता है, झूठे इल्ज़ाम लगाता है, किससे बात नहीं करने देता। अगर मैं किसी रिश्तेदार से बात कर लूँ तो कहता है जी गलत कि बात आप है। वकील होने के नाते ये कह रहे हैं कि
एक ही कहानी का आपको सामना करना पड़ता है? लोग आते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं उसमें। एक घर की कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है। हर घर की एक ही हर कहानी घर है, घर अलग की अलग एक ही कहानी है, किरदारों के लेकिन ये साथ आती छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो है ना भी पेटी मैटर्स हैं, जो है ना अगर इसको खुद भी हम घर के अंदर बैठ के सुधार सकते हैं। हमें देखना है कि भाई आप अगर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे या अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपकी एक वो है। तो लेकिन साहब वो शऊर कहाँ से लेके आए हैं कि जो एक सोच पैदा करता है कि हमें ये वाकई मामलात सुलझाने हैं? ये एक सोच ये भी तो है, अगर ये सोच दो मियाँ बीवी में से किसी एक में भी हो तो शायद ये नौबत ही ना आए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि शऊर और सोच जो है ना इंसान को अपने घर से मिलती है या फिर उसको तालीम से मिलती है दोनों। ठीक है, ये तालीम अगर आपके पास है तो इंसान को खुद बैठ के उसको कंपेयर करे कि मैं जो ये कर रहा हूँ क्या ये ठीक कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं इसके ऊपर मुतमईन हूँ जो ना। अगर मैं इसके ऊपर गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उसके क्या नतीजे होंगे। अगर मैं इसको बेहतर तरीके से अपने घर को बचाने की कोशिश करता हूँ या सबको साथ, असल में कुछ और भी इसके अंदर जो है कैरेक्टर आ जाते हैं ना। अब सास का कैरेक्टर भी आ जाता है, नंद का भी आ जाता है, कुछ भाइयों का भी आ जाता है। ठीक है, ये अगर मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो लोग भी आपके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं मामलात के अंदर तो आप उनको भी रोकें, साथ साथ अपने बीवी को भी रोकें जो है ना। ठीक है, ताकि इसके अंदर वो मुदाखलत नहीं करें, तब जाके एक घर जो है ना आपके बेहतर तरीके से चल सकता है। वरना फिर हम देखते हैं कि आज फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो है इतनी अदालतों में केसेस हैं, केसेस की भरमार है, बच्चों की मीटिंग्स कोर्ट के अंदर हो रही होती हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, ख़वातीन सुबह से लेकर शाम तक वहाँ मौजूद होती हैं। तो हम देखते हैं कि इतने बड़े मामले नहीं होते, अगर इसको घर में भी बैठ के आप जो है ना हल कर लें तो वो हल हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो छोटा मामला इतनी बिगड़ता है कि नौबत जो है ना फिर खुला तलाक के ऊपर आ जाती है और बच्चे जो है ना उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। ज़िंदगी बच्चे जो है ना वो इस नुकसान को बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, आप सोनिया साहिबा, आप इनकी बात से इत्तेफाक करती हैं? जी बिल्कुल, मेरे तो वैसे मेरा केस भी हाई कोर्ट में इन्हीं के पास है, मेरे लॉयर भी हैं। अच्छा। तो मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकती थी। अच्छा। मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं फ़ोन रखूँ और अपने पेरेंट्स से बात करूँ। हालांकि मैं शोबे से बिलोंग करती थी, इतनी कहाँ शूट्स पे नहीं गए, इतनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, और एक वो वक्त आया कि अगर मेरी फैमिली की कॉल आएगी तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे ही आएगी। अच्छा। ताकि वो मेरी बात सुनते रहें कि मैं अपने पेरेंट्स से क्या बात करती हूँ, अपने बहन भाइयों से क्या बात करती हूँ। इतना शकी और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माइंड पर्सन था वो। तो ये शादी के फ़ौरन बाद से यही उनका रवैया रहा या अपना नहीं, बाद वो में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी, मतलब था तो वो मेरी फैमिली से ही, लेकिन मेरी लव मैरिज थी और वो जो है इंतहाई गरीब इंसान था। उसकी नज़र मेरी दौलत पे थी। जब वो मुझसे जो चीज़ कहता, आज मुझे ये बिज़नेस करवाओ, आज ये करवाओ, आज ये करवाओ, जो बात कहता था मैं मानती थी तो ठीक रहता था। और अगर मैं कहती थी कि मतलब नहीं कर, भाई पैसा नहीं दे रही है कुछ, तो वो मुझे ऐसे मेरी पिटाइयाँ लगाता था कि मैं अब यहाँ पे बैठ के बता नहीं सकती। ये प्यार कहीं भी हो जाता है, बस वो अंधा होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि इश्क अंधा होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, फाइम भाई दी ग्रेट, बोबी भाई दी ग्रेट। जनाब वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? नेमतुल्लाह मेमन, हैदराबाद। अरे हैदराबाद से नेमतुल्लाह साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। आप सुनाएं भाई साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बोबी भाई भी खुश होंगे, उम्मीद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बोबी भाई बड़े खुश आदमी माशाल्लाह, इनकी वजह से हम भी खुश रहते हैं। क्या कहेंगे नेमत साहब? बोबी बाबा है हमारा, बाबा बाबा गल अच्छे तक पहुंच गई। अच्छा चलो जी, अल्लाह खुश रखे, सेहत आपको भी अल्लाह खुश रखे। एडवोकेट साहब हैं, उनकी बात मैंने सुन के निकला हूँ, तो मुझसे बस थोड़ा सा क्यूरी लेनी है इनसे कि एडवोकेट साहब से कि अगर कोई दूसरी शादी करता है उसमें उसके बेटे या उसकी जो बेटे बेटियां होती हैं, सन डॉटर, वो हिस्सा मांगते, क्या उस हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई हिस्सा रखा होता है प्रॉपर्टी में, या डायरेक्टली वो उनको दे सकता है अपने मुंह बोली जो जितना चाहे जिसको दे? देखिए, समझ आ गया आपको? हाँ, मैं समझ गया उनका। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। नेमत साहब आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ शख्स दूसरी शादी करता है, अपने बीवी बच्चों को अगर हिस्सा देता है तो बिल्कुल यकीनन जो है ना वो दे सकता है, अपनी ज़िंदगी में भी चाहे तो दे सकता है, मरने के बाद तो वैसे उनको मिल जाएगा। बेवा का 1/8 होता है, बेटे का 1/2 होता है, बेटी का जो है ना 1/4 होता है, तो वो ये दे सकते हैं जो ना बच्चों के हिस्से, तो जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी दे सकता है। बल्कि ये तो एक अच्छी बात है कि अगर
पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ही जो है ना वो अपनी जो जायदाद है उसकी तकसीम कर दें, क्योंकि मरने के बाद फिर बहुत सारे मामला खड़े हो जाते हैं ना। अच्छा, तो ऐसा भी हमने कभी कभी केस सुने हैं कि अगर 4 बेटे हैं 5 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे ने बड़ी खिदमत की है, बाकी 3-4 भूल गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारी जायदाद जो है ना छोटे बेटे के नाम करके चला गया। ऐसा देखिए, जब तक जो है ना वो उनका वालिद साहब ज़िंदा है या जिसके नाम प्रॉपर्टी है, वो जब तक ज़िंदा है उसकी चीज़ है। जिसको चाहे मस्जिद को गिफ्ट कर सकता है, वक्फ कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, फ़रोख्त कर सकता है, जब तक वो ज़िंदा है। मरने के बाद जो है ना फिर जो शरीयत के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, वो सब उसमें बराबर की शरई तकसीम का हुक्म है उस पर। हाँ, उसके मुताबिक जो है। सही। अच्छा, हम आज वापस अपने मौजू पे आते हैं। हम बात कर रहे थे घरेलू तशद्दुद की बुनियादी वजह के ऊपर। तो आपने कहा कि तालीम जो है ये और शऊर की बात हम कर रहे थे, उसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्या कहीं जो तरबियत है हमारी उसमें तब्दीली आ गई है? क्योंकि ये गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ ये जो मसला है ये बढ़ता जा रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था क्या? तरबियत हमारी पहले बेहतर थी, आज की तरबियत में कोई फ़र्क है? क्या समझते हैं आप? नहीं फ़हीम भाई, पहले भी ये मसाइल थे और अब भी हैं जो ना, ये मसले तो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं जो ना, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है, तालीम याफ्ता शख्स जो होता है कि वो अपने अच्छे बुरे की जो ना उसको तमीज़ होती है, वो समझता है और वो बेहतर तरीके से इन मामलात को हैंडल कर सकता है। यहाँ हम शहरों की बात करते हैं, शहरों के अंदर भी जो है ना वो साफ ज़रे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, वो अपने घर बचाने की कोशिश करते हैं। और इसकी निस्बत गांव देहात के अंदर जो है ना आप देखेंगे वहाँ तो फिर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते जो ना, वहाँ पे तो फिर बट्टे सट्टे की शादियाँ होती हैं और रस्म रिवाज होते हैं, फिर जो है ना वहाँ डिवोर्स भी नहीं होती, ख़वातीन बैठी रहती हैं घरों के अंदर जो ना। या शहरों के अंदर तो फिर भी यह है कि अगर आपकी नहीं बन रही, घर सही तरीके से नहीं चल रहा, शोहर को भी आज़ादी है कि वो उसको डिवोर्स दे सकता है, मर्द भी औरत खुला ले सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं फ़ौरन हो जाता है। लेकिन गांव देहात के अंदर जो है ना ये इतना ट्रेंड नहीं है। वहाँ पे 50% लोग जो है ना कोर्टों में जाते हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपने महलों के अंदर, अपनी बरादरी में, अपनी पंचायत के अंदर बैठ के जो है उसके फैसले करते हैं। फैसले कर लेते हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है जी। हम कौन बात कर रहे हैं आप? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ताहिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा जो है ना मुतालबा ये चल रहा है, जो हमारा बड़ों के साथ ना विरासत का ये जायदाद का रोल है। ठीक है, जायदाद का मामला, ठीक है। तो इसमें जो है ना अब वो पुत्रों की जगह नहीं आगे, तो ये चाहते हैं हमें मिलना चाहिए हिस्सा, जो है ना हमारे वालिद का जो हिस्सा है ना वो हमें मिलना चाहिए बड़ों से। पूछना कुछ ये बताएं, तो क्या करें हम, कोर्ट में जाएं या कहाँ जाएं? ये बता दें तो कि या टेबल पर बात करें? आप पहले तो हमसे बात करें। ये वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। भाई ये बता दें कि ये जो आपके वालिद साहब की जायदाद है वो किस जायदाद से आप हिस्सा मांगना चाह रहे हैं? अपने दादा की जायदाद से हिस्सा मांगना चाह रहे हैं? हाँ, दादाजी की जगह, बिल्कुल बिल्कुल। दादा का इंतकाल हो गया है? हाँ, वो तो इंतकाल काफी अच्छे से सन 75 से। प्रॉपर्टी किसके नाम है? प्रॉपर्टी किसके नाम है? प्रॉपर्टी जो है वो हमारे वालिद साहब के नाम भी है। और किसके नाम है? और बड़ों के जो दूसरे हैं उनके नाम भी है, उनके भाई के नाम भी है। नहीं, ताया चाचा के नाम है या दादा के नाम है? नहीं, चाचा के नाम की है। वो आपको नहीं मिलेगी, अभी नहीं दे रहे। वो नहीं मिलेगी। जो आपके दादा का नाम है वो आपको मिलेगी। तो अभी तक नहीं हो रहा मामला। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब ताहिर साहब। मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाते हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर तफसील से इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं मत जाइए, मुलाकात हो रही है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। आपको बताते चलें कि आप न्यूज़ कैफ़े के तवस्सुत से ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स भी जीत सकते हैं, जिसके लिए तरीकाकार ये है कि आपको हमारा फेसबुक पेज विज़िट करना है www.facebook.com/newscafe। उस पेज को लाइक कीजिए, सारी मालूमात आपको वहीं पर फराहम कर दी जाएंगी कि आप किस तरह जीत सकते हैं ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हज़रात मौजूद हैं वो लियाकत अली खान साहब एडवोकेट और सोनिया मलिक साहिबा। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं आज घरेलू तशद्दुद की बुनियादी वजूहात, किस किस्म के क्या क्या वो बुनियादी वजूहात होती हैं कि जो कि
घरेलू तशद्दुद की वजह बनता है। तो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि तरबियत में फ़र्क के हवाले से कि क्या वाकई पहले की और अब की तरबियत में कोई फ़र्क आया। और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे, मैं चाहता हूँ पहले उनके सवाल का जवाब दे देते हैं। जी, उस भाई ने कॉल की थी कि प्रॉपर्टी जो है हमारे बड़े नहीं दे रहे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या आपके दादा के नाम पे है? अगर जो प्रॉपर्टी इनके दादा के नाम पे है, उसकी जितनी बेटियां हैं और बेटे हैं, और अगर उसकी बीवी भी ज़िंदा है तो उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। उस जायदाद से, दादा की जायदाद से हिस्सा मिल सकता है। अगर वो जायदाद उनका दादा अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपने बेटों के नाम पे कर गया तो फिर उनको नहीं मिलेगी जो ना। अच्छा, फिर वो ये कह रहे थे कि कुछ जायदाद उनके वालिद साहब के नाम है और बाकी कुछ उनके वालिद साहब के भाइयों के नाम है, चचा ताया वगैरह के नाम। जी, इनके जो वालिद साहब की जायदाद जो है ना, अगर इनके वालिद साहब हयात हैं तो वो तो ऑलरेडी उनके नाम पे है जो ना। अगर वो फौत हो गए हैं तो फिर उसकी जो औलाद है उसमें से जो बेटे का हिस्सा बनता है बेटे को मिलेगा, जो बेटी का है वो बेटी को मिलेगा, बेवा का जो है 1/8 उसको मिलेगा। तो अगर जो दादा अपनी ज़िंदगी में करके चला गया, किसी को गिफ्ट कर दिया उसने, अपना उसको फ़रोख्त कर दी है या किसी को भी दे दिया जो ना, तो वो इनको नहीं मिलेगी जो ना। तो जो दादा की जायदाद वो जो किसी चचा वगैरह के नाम वो अगर अपनी मर्ज़ी से करके गया, अगर उनने बाई फ्रॉड करवाई है, अच्छा। उसके मरने के बाद करवाई है, तो उसको ये चैलेंज कर सकते हैं। जो इंतकाल हुआ है उसकी कैंसिलेशन में जा सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, उसको फरीक बना के, और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, एहसन खान बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एहसन साहब क्या कहेंगे? खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। सर मैंने सुना है सोनिया साहबा जो बातें बता रही थी ना, तो मैं उस बारे थोड़ा आपको बताना चाह रहा था। जी 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 बताइए। ऐसे लोग तो तशद्दुद करते हैं बीवी पे, इतना ईमान वो बता रही थी मोबाइल फोन वालों की, तो वो भी उनके नंबर पे आती है। सही 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 सही। तो खुद ही गंदे ज़हन के मालिक होते हैं, जितना शक करते हैं। सही, आपको क्या लगता है बुनियादी वजह होती क्या है? क्योंकि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो इस हद तक ले आती है एक मर्द को? बुनियादी वजह मेरी नजर में सर ये है कि वो बंदा खुद ही, वो उसकी नजर होती है सिर्फ बीवी के पैसे पे। ठीक है ना जी, वो सिर्फ अपना ग्रीडी होता है, सिर्फ पैसे के लिए ग्रीडी होता है, वो बाकी कोई वजह नहीं है। तो पहले जो बीवी उसके साथ 8 साल 10 साल गुजारा करती है उस टाइम अच्छी होती है, जब पैसा वो देने से रोक देती है तो वो बुरी हो जाती है, सब बुराइयां उसमें आ जाती है। सही 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 सही, ठीक है ठीक है एहसन साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, सोनिया साहिबा के केस के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्होंने पिछले पहले जिक्र भी किया था और ये हमारे एक दोस्त भी तकरीबन उस हवाले से बात भी कर रहे थे। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि इनके मियाँ बीवी के इख्तलाफ हुए और बात घरेलू तशद्दुद तक गई, और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स के पास आ गई जो ना। वहाँ पे मुल्तान में इन्होंने एक फैमिली केस फाइल किया हुआ है, जिसके अंदर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस है बच्चों का, डावरी आर्टिकल है, इनके कुछ गोल्ड्स है, और कुछ इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसने फ़रोख्त की, इनकी वालदा की फ़रोख्त की, वो ऑलरेडी पेंडिंग है। यहाँ पे हमने हाई कोर्ट के अंदर जो है हरासमेंट की पिटीशन हमने दाखिल की है, क्योंकि वो उनको हरास कर रहा था कि आप जो है ना ये केसेस विड्रा कर लें, वरना फिर हम आपको नुकसान पहुँचा देंगे। तो यहाँ पे भी मामला जो है ना पेंडिंग है। तो फैमिली केसेस तो चलते रहते हैं, लेकिन बात ये ना कि इसकी नौबत क्यों आई? अब इसके 3 बच्चे हैं जो ना, ठीक है भाई, आप अपने बच्चों का ख्याल कर लो, और फिर उसके अलावा विदाउट परमिशन जो उसने दूसरी शादी कर ली जो ना, अब वो दूसरी बीवी के साथ रह रहे। भाई आपके पहले बीवी बच्चे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी बीवी के पास जो कुछ था वो आपने ले लिया। अब उसके बाद अगर उनके पास नहीं है या उनने आपको देना रोक दिया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करो, अपनी बीवी का नान नुफ़्का दें जो है ना, अपने बीवी बच्चों को घर में रखें, और बजाय आप वो करने के आप तशद्दुद कर रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शक करना, तो इससे तो फिर ये घर बिगाड़ने वाली बात है ना। खर्चा कहाँ से उठाएंगे? वो तो जैसे कि खातून कह रही हैं कि इन्हीं से ही पैसे लिया करते थे, इन्हीं के पैसों पे नज़र। साफ ज़ाहिर है इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसने बेच के अपने पास पैसा तो उसके पास है, वो तमाम इनसे ले लिया जो ना, और इनकी जो घर वगैरह था उस पर कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ से ये अपने वालिदैन के घर में आ गई। अभी अपने वालिदैन के घर में बैठी हुई है, वो वहाँ पे जाली साइन करके, मेरा घर जो था, जो मेरी मदर का घर था, अम्मी के ही नाम पे था, उन्होंने जाली साइन करके पटवारी के साथ मिलके तो वो घर भी बेच दिया। जब मुझे उन्होंने अपने घर से निकाला मेरे बच्चों के साथ, तो मैंने कहा चलो अगर इसने निकाल दिया है तो मैं वापस पेरेंट्स के घर नहीं जाती। तो जो पेरेंट्स ने घर लेके दिया हुआ था मुझे कि चलो उसका किराया वराया आता रहेगा, तो हमारी
बेटी जो है वो गुजारा करेगी उससे। अच्छा, जब मैं उस घर में गई तो वहाँ जाके देखती हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा है। तो मैंने कहा ये तो मेरी मदर का घर है, तो आप लोग यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमने तो उस बंदे से ये घर ख़रीदा। तो मैंने कहा हाउ कैन इट्स पॉसिबल, ये तो हम लोगों का घर है। जब मेरी मदर ने सेल ही नहीं किया तो वो बाद में पता चला इन्होंने पटवारी के साथ मिलके और जाली साइन, क्योंकि अम्मी के ID कार्ड की कॉपी थी तो वहाँ से उन्होंने सिग्नेचर्स कॉपी किए और इस तरह से वो घर भी सेल कर दिया। उसका भी अब केस किया हुआ हमने। तो उन्होंने बहुत फ्लर्ट किए हैं। तो लेकिन सब क्या कहते हैं, ऐसे जब भी कोई मामला वगैरह आते हैं तो वो इतने तवील हो जाते हैं, आप कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, एक सस्ता सा मेरा ख्याल स्टेप आप ले लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए होती है और पैसे भी नहीं लगते हैं। आप कहते हैं जी मैंने स्टे ले लिया, उस बाद फिर बात रुकी होती है उधर की उधर ही। तो कैसे हल होते हैं फिर ये मसले? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टे इतनी आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको एक सिविल सूट करना पड़ता है, दूसरी फरीक को नोटिस करवाना पड़ता है, फिर आपको स्टे मिलता है। हाँ, जहाँ पे आपने गैर कानूनी काम किया है वहाँ आपके खिलाफ FIR भी कर सकती है। अगर गैर कानूनी तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि पटवारी के साथ मिलके उसने ये प्रॉपर्टी किसी को फ़रोख्त की है, तो उसके अंदर विटनेसेस होते हैं और फ़रोख्त कुनंदा, ख़रीद कुनंदा, उनके सिग्नेचर्स और बाकायदा जो उसके थंब इम्प्रेशन होते हैं। अगर उसने कोई ऐसा फ्रॉड किया और वो फ्रॉड पकड़ा गया है, तो जैसे ये वहाँ पे चले गए हैं कि इंतकाल को मनसूख कराने के लिए मुल्तान में उन्होंने केस किया है, वो डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाएगा जो इंतकाल। और बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, एंटी करप्शन के अंदर भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि इन लोगों ने पैसे लेके, रिश्वत लेके एक जो है ना जायदाद को गैर कानूनी तरीके से जो है हड़प करने की कोशिश की और इनके साथ फ्रॉड करने की, धोखा करने की कोशिश की, तो वो तमाम लोग जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए बात यह है कि कानून तो मौजूद है, लेकिन आपको उसको फॉलो करना है, उसकी मदद लेनी है, आपने उसको परसू करना है। साफ ज़रा आपकी चीज़ गई है तो आपको जाना है वहाँ पे और उस केस को चलाना है, तब जाके आपको इंसाफ मिलेगा जो ना। सही। अच्छा, एक वजह तो जैसे सोनिया मलिक साहिबा के केस के बारे में बात की और वैसे भी आप बता रहे थे जायदाद और पैसे की हवस जो है ये घरेलू तशद्दुद की वजह बना और वो आगे आके बच्चों को भी उसका सामना करना पड़ा आइंदा ज़िंदगी में और सारा वो सफ़र करना पड़ा। एक और वजह हम बात कर रहे थे कि किरदार, बड़ों का किरदार, शुरू में बात की थी कि वो जो काम बैठ के बाद में अदालत जो कर रही होती है तो वो वही काम हम घर में भी बैठ के कर सकते हैं, हमारे घर के बड़े भी कर सकते हैं। तो उस बारे में कुछ बताइए कि वो कहाँ बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, बड़ों का किरदार बनता है कि जब आप अपने बच्चे की शादी करते हैं या बेटी की शादी करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर आपकी बेटी है तो आप उसको समझाएं कि आप अगर ससुराल के घर में हैं तो आप सास की इज़्ज़त करें, शोहर की इज़्ज़त करें, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, छोटी मोटी चीज़ों से इग्नोर करें जो ना। इसी तरह बेटे को भी जो है ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आपने ससुराल के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे रखने, अपने घर को भी बचाना है, तो ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ तो मामला ये है ना कि जब शुरू में तो शादी होती है, सास ले जाती है, 2 महीने तक 3 महीने तक बहू उसको अच्छी लगती है, जब बाद में जो है उसको बुरी लगना शुरू हो जाती है या उसका कहना नहीं मानती, वहाँ से इख्तलाफ शुरू होता है। जब माँ को अच्छी नहीं लगती है बेटी तो फिर वो अपने बेटे को कहती है, वहाँ से फिर जब एक दूसरे के खिलाफ बातें होना शुरू होती हैं तो यहाँ से फिर घर खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये यकीनन जो है ना बड़ों की जिम्मेदारी तो बनती है जो है ना कि वो हर चीज़ के ऊपर, बच्चों के ऊपर नज़र रखें और बेटे के ऊपर भी रखें, बहू के ऊपर भी रखें और उनको समझाने की कोशिश करें पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में कि आप जो है ना बेटे के कान भरें और अपना जो है ना सही बिल्कुल सही, बड़ा सही फरमाया आपने। एक कॉलर हमारे साथ, हम जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अल्ताफ हो रहा सर साहिवाल से। खुशामदीद कहते हैं आपको। अल्ताफ साहब क्या कहेंगे? सर मेरा मशवरा लेना था एडवोकेट साहब से। जी जी लीजिए मशवरा। भाई था GPO में ड्राइवर। अच्छा। वो फौत हो गया था सर दौरान सर्विस सर, तो उसके बेटे का अप्लाई किया, मैट्रिक पास कर गया था और अगर वो GPO वाले कहते हैं हमारे पास कानून नहीं है, 18 और 19 साल के दरमियान इसकी कॉल करनी थी आपने, हमें तो सर किसी ने इतला नहीं दी। बहुत चक्कर लगाए, इस्लामाबाद के भी, DG के पास भी गए हैं, वो मशवरा लेना था अभी उन्हें इसका हाल क्या करें। बाकी मुझसे ने भी आर्डर दिए भाई बच्चे को इंसानी नाते के जरिए नौकरी दे दें,
ठीक है, ठीक है। सर ना अपना इंदा सर मशवरा लेना सी सर भाई होरां कोलों सर तानू ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾहिवाल ਤੋਂ जनाब। इसके अंदर देखें जी सन कोटे के ऊपर तो बिल्कुल उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है और अगर उसके कोई ड्यूज़ हैं उसके लिए ये हेयरशिप सर्टिफिकेट लेके वहाँ से ड्यूज़ भी जो है ना कॉल करवा सकते हैं। और ये कह रहे हैं मोहसिब ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया हुआ है उसके बावजूद भी नहीं मान रहे, तो आप एक आइनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो ना हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ जाके जो जो आप लोगों ने अप्लीकेशनें दी, वहाँ पे जो रिकमेंडेशन हुई और मुझसे का फ़ैसला है उसको आप वो तमाम चीज़ों को बेस बना के आप आइनी पिटीशन फाइल करें। जो इसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको बुलवाएं और उनको जो है ना हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी कि भाई आप जो है ना इनको बच्चे को अपॉइंट करें। बिल्कुल सही हो गया। अल्ताफ़ साहब, अल्लाह करे कि आपका जो बच्चा है वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, नौकरी की है, उसने मैट्रिक की हुई है, उसे कहीं और भी ट्राई कीजिए। हो सकता है कि कुदरत आपको ये इशारा दे रही हो कि कहीं वो उसे कहीं और काम करना हो, कहीं और बड़ा आदमी बनना हो, कामयाब आदमी बनना हो। तो कोशिश कीजिए, अपनी कोशिशें बिल्कुल जारी रखिए। ठीक है, सरकारी नौकरी अच्छी होती है अगर आपका हक है, आपका हक आपको मिलना चाहिए। लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो तकरीबन अपने ख़त्म तक पहुंच चुका है। सोनिया मलिक साहिबा, आपके भी हम बड़े मशकूर हैं, आप तशरीफ़ लाई और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपका जो केस है वो आपके हक़ में जो भी हो बेहतर हो। और फुरकान बॉबी साहब की हम खूबसूरत आवाज़ से जो है अपने दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों, यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बॉबी। सारे गा सारे पमा गा सारे गा सारे गा सारे पमा गा सारे गा सा गा मा गा दा पा दा पा मा मन बावरा तुझे ढूंढता है, मन बावरा तुझे ढूंढता। पाने की खोने की पैमाइशें, जीने की मेरी सारी ख्वाहिशें, ये जहां आसमां सब लगे ठहरा, मन बावरा तुझे ढूंढता है, मन बावरा तुझे ढूंढता। बदगुमा था नादा ये दिल, धड़केगा ना कभी। होश खो बैठा है पागल, रूठी है जिंदगी। खुद से बातें कर कर के हंसना, भीड़ में भी तन्हा सा लगना। बज रही है जल तरंगे सांसों के दरमियान।